देखो, आज जो टॉपिक पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है क्या है, सबको मोलरता और मोललता दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन कर लोगे, नॉर्मलता के क्वेश्चन कर लोगे, सारे बच्चे कर लोगे। चलिए, आज जो पढ़ना है आपको, पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन कमेंट अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, इस पे कितने रूल्स हैं, कोई बता सकता है? अणुसंख्य गुणधर्म बस यही है कि विलयन में जितने विलय के मूलों की संख्या होती है वो क्या कहलाता है आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें दो रूल हैं आपका। पहला क्या है आपका? बायल का रूल है, बायल वॉन हार्म नियम। और दूसरा क्या है? चार्ल्स वांट हाफ नियम। वांट हाफ कौन थे? वांट हाफ कौन थे भाई, बता चुके हैं? हाँ, साइंटिस्ट तो थे, ये तो तुक्का मार दिया। ठीक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन वान हाफ को क्या है, केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब देखिए बायल की बात करते हैं तो बायल में देखो सेम दो चीज याद, लिखो नहीं अभी। ठीक है, लिखना नहीं है अभी, सीक्वेंस से हम लिखवाएंगे आपको, बस समझ लीजिए आप। अगर बायल की बात होगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट क्या होगा आपका? टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर चार्ल्स की बात करेंगे तो क्या कांस्टेंट रहे यहाँ पे? स्थिर सांद्रता की बात होगी, ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है? और इन्होंने क्या बताया, बायल ने बताया कि परासरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती होती है? सांद्रता के, विलयन के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती। चार्ल्स ने क्या बताया कि सांद्रता स्थिर रहेगी, बट परासरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती होगा? टेम्परेचर की। इतना ही आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर आप जो है अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Kc, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? K डैश C। ठीक है, इतना ही आपको लर्न करना है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि कांस्टेंट क्या रहेगा, बायल में क्या कांस्टेंट रहेगा और चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, तो अपोजिट मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग लिख लीजिए, अणुसंख्य गुणधर्म। लिखा दें इसको, दो लाइन लिख लीजिए, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म लिखिए इसमें, किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के भौतिक गुण, विलयन के भौतिक गुण जो उस विलयन में, जो उस विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर, उपस्थित विलय की संख्या पर, उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं। उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुसंख्य, विलयन के अणुसंख्य, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं।
विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कॉमा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अगली हेडिंग डालिए, डिफ्यूजन, विसरण या डिफ्यूजन। क्या होता है विसरण? मीन्स क्या होता है? विसरण का मतलब होता है पहले तो फैलना। क्या होता है इसका मतलब? फैलना। जैसे हाई कंसंट्रेट से ये क्या करेगा? किधर की ओर गति करेगा? लो कंसंट्रेट की ओर। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, इसी को लिख लेंगे डिफ्यूजन। जैसे आप परफ्यूम मारते हो तो पूरे रूम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल होगा? डिफ्यूजन का या विसरण का। ठीक है, लिखिए इसमें, किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय कणों की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर, मतलब ऑटोमेटिक, स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन, अंततः समांगी विलयन बना लेने को विसरण कहते हैं। मतलब जैसे आप पानी गर्म करिए, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या आधा ठंडा आधा गर्म रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। पूरा पानी क्या हो जाएगा? एक टेम्परेचर पर हो जाएगा। ठीक है, शरबत बनाते हो तो क्या आधा शरबत मीठा रहेगा आधा नमकीन रहेगा? पूरा एक लेवल में, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे परासरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए परासरण या ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण क्या होता है? हाँ, ऑस्मोसिस। चना खाते हो सुबह की नहीं? चना भिगो के खाते हो, मुनक्का भिगो के खाते हो, मूंगफली भिगो खाते हो, मूंग खाते हो। अगर जितने बच्चे ये मॉर्निंग का नहीं खा रहे हैं, चना है, मूंग है, ठीक है, मूंगफली है, कच्ची मूंगफली और मुनक्का और 2 बादाम, उसका छिलका उतार के, जितने बच्चे नहीं खा रहे हो उनकी याददाश्त शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में आपको जो चाय पीते हैं ना, कितने चाय लवर्स हैं इसमें? ये देखो, ये देखो चाय लवर्स देखो, ये साइंस साइड के बच्चे हैं, ये साइंस स्टूडेंट हैं,
चाय छोड़ दिया, डॉक्टर ने बताया? वेरी गुड। चाय कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? चाय का, अगर आप चाय पी रहे हैं, आप लाइफ में 3 चीजों को इग्नोर करिए। पहला आप चीनी, दूसरा आप चावल, और तीसरा रिफाइंड ऑयल। ये 3 चीजें अपनी लाइफ से त्याग दो बिल्कुल। जिंदगी में कभी भी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, ठीक है? समय से पहले आप बुढ़े नहीं होंगे, समय से पहले आपके बाल नहीं सफेद होंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाय का पी रहे हैं, आने वाले समय में आप एसिडिटी के पेशेंट बन जाएंगे, आपको हमेशा स्टोन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? जो बच्चे भी चाय पी रहे हैं, धीरे धीरे करके दिन भर में एक छोटा सा लिटिल अमाउंट, आप नॉर्मल सा सोचिए, ठीक है? चाय को बहुत ही स्लो पॉइजन कहा गया है, पता है कि नहीं? इट इज अ वेरी स्लो पॉइजन। आप चाय लीजिए, चाय को आप थोड़ा सा लुढ़का के यहाँ पे रखिए, क्या आप रख सकते हो? चाय जिसमें आप पीते हो, क्या उस प्लेट को, उस कप को आप अपने इस वाले हाथ पे रख सकते हो? चाय को रख सकते हो? कभी नहीं। लेकिन अंदर कितनी कोमल, कितनी सॉफ्ट है आपकी मसल्स, और आप एक सिप जब पीते हो ना चाय की, तो हजारों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है? आप यहाँ पर चाय को नहीं रख पाते हो, सोचो इतनी गर्म चाय आप कैसे पी रहे हो, अंदर जाके क्या आपकी आंतों को नहीं जलाता? कभी आप देखो, बहुत गर्म चाय होती है तो ऊपर के तलवे जल जाते हैं, स्किन छिल जाती है, वहां की पेन नहीं होता खाना खाने में। चाय जो व्यक्ति पी रहे हैं, आपके घर में जो लोग पी रहे हैं, हाँ, नींबू नींबू पी सकते हैं आराम से, ठीक है? नींबू पी सकते हैं, आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। नींबू पीने से स्किन में बहुत चमक आती है, ठीक है? टैनिंग नहीं होती है स्किन वगैरह, ठीक है? नींबू बहुत अच्छा था, नींबू कभी आपको जो है बुढ़ा नहीं होने देगा, स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी नींबू की वजह से। आप मॉर्निंग में रेगुलर आप सिर्फ जो है थोड़ा सा चना रखिए, ठीक है? थोड़ा सा मूंगफली रखिए, थोड़ा सा उसमें मूंग रखिए, बस सफिशियंट है आपके लिए। इतना आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद इसको धुल के भिगोइए, इसको धुल लीजिए पहले, धुलने के बाद इसको भिगो दीजिए। सुबह इसका जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, उसको पीना है आपको, ठीक है? और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा नींबू, मिर्चा, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, वो आप इसमें कट करिए और ऐसे खाली पेट इसे खाइए, और 1 हफ्ते खाइए। उसके बाद अपने चेहरे को आप देखिएगा, कभी कोई आपको कॉस्मेटिक चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर से आप ग्लो करेंगे, ठीक है? लिखिए परासरण, परासरण में लिखिए विलयन के अणुओं का, विलयन के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, विलयन के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन की ओर, अथवा तनु विलयन से, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल सा है ऑस्मोसिस, फिगर में देख लो तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे ये लीजिए, आपने कोई कंटेनर रख लिया, कोई बीकर, उसमें आपने पानी भर दिया, इसमें आपने किशमिश डाल दिया, सूखी हुई किशमिश आपने डाल दिया, तो जो पानी है वो कैसा आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट है कि नहीं? ये डाइल्यूट सोल्यूशन क्या करेगा, इसमें जाके अंदर क्या करेगा, इसकी ये जो लेयर है, ठीक है, किशमिश की जो लेयर है उसको बेधते हुए अंदर जाएगा और पानी से उसको क्या करेगा, फुला देगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो बीच का प्रोसेस होता है, यही क्या कहलाता है,
ऑस्मोसिस कहलाता है या परासरण कहलाता है। अभी आगे पढ़ेंगे परासरण दाब। डिफरेंस लिखा दे दोनों में, लिख लीजिए, दो टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए विसरण और एक तरफ लिख लीजिए परासरण। डिफरेंस देख लीजिए दोनों में क्या होता है। एक तरफ लिखिए विसरण या डिफ्यूजन, दूसरी तरफ परासरण या ऑस्मोसिस। पहला पॉइंट बोला जाए, विसरण में लिखिए विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं, स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। परासरण में लिख लेंगे परासरण विलायक के अणु, परासरण विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं, स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। विसरण में लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अर्धपारगम्य झिल्ली की, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण में लिखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होता है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होता है। विसरण में लिख लेंगे विसरण में विलेय के अणुओं की गति, विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलेय के अणुओं, विसरण में विलेय के अणुओं, विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति, तथा विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। परासरण में लिख लेंगे परासरण में विलायक के अणु, परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर, दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह, परासरण का कुल प्रवाह एक ओर ही दर्शाता है। लिख लिया? 3 पॉइंट बहुत है।
नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें लिख लेंगे परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है, परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलयन को, जो विलयन को विलायक से, जो विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, पृथक करने पर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। वांट हाफ ने, वांट हाफ ने वांट हाफ ने विलयन के परासरण दाब हेतु, विलयन के परासरण दाब हेतु निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए, निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए, निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए जिसके लिए, जिसके लिए उन्हें, जिसके लिए उन्हें 1901 में, जिसके लिए उन्हें 1901 में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पहला नियम लिख लेंगे बायल वांट हाफ का नियम, हेडिंग लिख लेंगे बायल वांट हाफ का नियम। लिखवा दिया जाए बायल वांट हाफ का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर P अनुक्रमानुपाती C इसको लिख लेंगे, नीचे वाली लाइन से लिखेंगे
बोला जाए यदि विलेय का एक मोल, यदि विलेय का एक मोल लीटर में उपस्थित हो, यदि विलेय का एक मोल लीटर में उपस्थित हो, तब अगर V उपस्थित होगा तब क्या हो जाएगा, P अनुक्रमानुपाती 1/V, और इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K 1/V। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू K C/V। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है PV/C, जहां P इज इक्वल टू, जहां P परासरण दाब, जहां P बराबर परासरण दाब, B बराबर आयतन और C बराबर सांद्रता। अभी इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चार्ल्स वान ट्रैप नियम। क्या हुआ मयंक, मयंक क्या हुआ, पेन हो रहा है क्या, जाओ पानी पीकर आओ, जाओ, पानी है उधर बैठा करो, इधर बैठ जाओ ये फैन के पास। मयंक इधर फैन के पास बैठो तुम उठ के। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है या दवा वगैरह खा रहे तो आप हमेशा फैन के जस्ट नीचे बैठा करिए, या आप रोक लीजिए अपनी तरफ, ठीक है। लग रही है वो रिलैक्स है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग चार्ल्स वान ट्रैप नियम। लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब P तथा विलयन के परम ताप T के, तथा विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। घर जाना है क्या, दवा नहीं है क्या, लिख लीजिए स्थिर सांद्रता पर, ये लिखा हुआ है लिख लीजिए स्थिर सांद्रता पर P अनुक्रमानुपाती T, P इट इज इक्वल टू K डैश इंटू T, जहां K डैश एक स्थिरांक है, जहां K डैश एक स्थिरांक है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वांट हाफ के विलयन का समीकरण, वांट हाफ के विलयन का समीकरण
उपरोक्त नियमों के आधार पर, उपरोक्त नियमों के आधार पर, उपरोक्त नियमों के आधार पर वांट हाफ ने गैस समीकरण की भांति ही, गैस समीकरण की भांति ही विलयनों का व्यवहार, विलयनों का व्यवहार विलयनों का व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए विलयन समीकरण का निगमन किया, विलयन समीकरण का निगमन किया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ब्लैक पेन से, बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार, बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार लिख लेंगे, बायल का नियम लिख लेंगे, यही वाला लिख लीजिए ऊपर वाला। देखो तुम लोग जब कोचिंग आओ तो अपनी दवाएं, पानी की बोतल, जिसको जो भी प्रॉब्लम है अपना लेकर आया करो, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लिख लीजिए, बायल वांट हाफ के नियम पर स्थिर ताप पर P अनुक्रमानुपाती C, इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। दूसरा लिखो, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार, लिखिए आप लोग, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर P अनुक्रमानुपाती T, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से P अनुक्रमानुपाती CT, P इट इज इक्वल टू RC इंटू T, C बराबर होता है N अपॉन V, तो यहां पर हो जाएगा RN इंटू T अपॉन V, और PV बराबर होता है nRT, और ये क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT, और इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं PV बराबर WRT अपॉन M, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो इसी पर होगा, ठीक है। लिख लीजिए, जहां लिख लो, पहले इतना लिख लो, लिख लिया। जहां T बराबर परम ताप, जहां T बराबर, लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन कराएंगे आपको, जहां T बराबर
परम ताप, P it is equal to परासरण दाब, V it is equal to आयतन, W it is equal to विलेय का भार, W it is equal to विलेय का भार, और M it is equal to विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, R it is equal to 0.0821, ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, जब भी आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमेशा इतनी पुट करेंगे। ठीक है, प्रिंस पानी लेकर आओ बेटा ऑफिस से। अब इस पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ऊपर वाला रब कर दिया जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, पानी बरस रहा है भाई बहुत ज्यादा। पीछे वाला दोनों तरफ ओपन कर दो, हवा आएगी। है कि नहीं है पानी? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोले जाए, लिखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घोलने पर, 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब T बराबर 1.18, परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। सारी वैल्यू दी है और m की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, निकालिए।
प्रसारण दाब कितना दिया है? 1.18, वॉल्यूम 1 लीटर, और W का मान कितना दिया है? 10 ग्राम। T टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज कर लो इसको केल्विन में, कितना आ जाएगा? ठीक है, और निकालना क्या है आपको? M की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू दी है। ठीक है, तो M की वैल्यू निकालना है, तो M की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू रख दो, P की रख दो, और क्या हो जाएगा? W का मान कितना है? 10 इंटू R का मान कितना है, और T का मान कितना है, अपॉन P का मान कितना है, इंटू, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा फटाफट। सिंपल है, कर लोगे? सिंपल है। मयंक, खड़े क्यों हो आप? क्या दर्द हो रहा है तुमको? सारे मरीज हैं क्या मेरी क्लास में? स्पाइनल कार्ड में क्यों पेन हो रहा है भाई? कैल्शियम की कमी है क्या? रात में सोते हो कि नहीं? सोते भी नहीं हो? कितने घंटे सोते हो? 3, 4, 6 घंटे सो। तुम मेजरगंज में क्यों पैदल घूम रहे थे? किसी दिन घूम रहे थे? फर्जी घूम रहे थे पैदल? ओ आई सी, उधर। कहा? समझ गया। आंखें चारों तरफ हैं, जान लेना। मैंने कुछ बोला? चोर क्या बोलता है? मैंने चोरी? आंसर बताइए फटाक से। किसी का आया? 101? नहीं बेटा, इतना कितना आ रहा है? 208? बस इतना ही आ रहा है? पूरा पूरा कट जाएगा? पूरा में तो नहीं जाना चाहिए, पॉइंट में, तो पॉइंट में आना चाहिए। पॉइंट 4 पे जा रहा है। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? हमजा, कितनी बार किया है? बताओ जल्दी। गर्ल्स की तरफ से आंसर नहीं आता। पॉइंट के आगे कितना जा गया? 08 जा रहा है? करके देख लो एक बार, चेक करो यार। 4 जा रहा है, अब वेरी कर रहा है आंसर। आपका 08 आ रहा है, आपका 4 आ रहा है। थोड़ा जल्दी करो। क्या तुम लोग? पॉइंट समथिंग कितना जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ग्राम में। ठीक है, लिखिए एक कार्बनिक पदार्थ के, एक नीचे फार्मूला लिखा है, इसी फार्मूले पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, वो नीचे फार्मूला लिखा, आर की वैल्यू लिखी है। समझ आया अटल? कैसे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और लिख लो। एक कार्बनिक पदार्थ की 40 ग्राम को घोलकर 600 ml विलयन का 600
ml विलियन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री 600 ml विलियन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 8.2 वायुमंडल है, 8.2 वायुमंडल है। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी बताओ, वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। P की वैल्यू इस बार कितनी है? 8.2 एटमॉस्फेयर पे। नेक्स्ट B का मान कितने ml है? 600 ml हो गया। और W का मान कितना दिया है? 40 ग्राम। और टेम्परेचर T इट इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री से। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 273 ही आ जाएगा। सॉल्व कर लो उठा के फटाक से। m की वैल्यू क्या करना है? निकालना है। तो m इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 8.2 इंटू 600। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। जल्दी बताओ आंसर सॉल्व करके इसका कितना आएगा? किसी का आया? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? काटा? कितना आ रहा है? 4 दशमलव आ रहा है? 4 शून्य आ रहा है। 1.82। और किसी का? 1.82। और किसी का? ये तो सिंपल है, कट जाना चाहिए। 0 0 काट दो फटाक से। 273 कट जाएगा। पॉइंट हटाओगे इधर 3 0 आ जाएगा। जल्दी काट के बताओ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन और कर लो। कितना आया? हमजा के अलावा और किसी का आया? 18.2। और कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी पदार्थ के, आपकी चेंज है क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। किसी पदार्थ के 100 ml विलियन में, किसी पदार्थ के 100 ml विलियन में 45 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है।
45 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का परासरण दाब P बराबर विलयन का परासरण दाब P बराबर 3.2 एटमॉस्फेयर, अरे वायुमंडल 3.2 वायुमंडल है। यदि पदार्थ का अणुभार, इस बार अणुभार दिया है, यदि पदार्थ का अणुभार 342 है 342 है तो R के मान की गणना कीजिए। तो R के मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन सही लगा? तो R के मान की गणना कीजिए। तो R के मान की गणना कीजिए। निकाल लोगे? इसका आंसर कितना कितना बता रहे थे तुम लोग? इस बार वैल्यू कितनी दिया है? P की वैल्यू कितनी दिया है? P की वैल्यू कितना है? 3.2। अगला B का वैल्यू कितना दिया है? 100 ml। और W का मान कितना? 25 ग्राम। 45 ग्राम। और T कितना दिया है? 20 को चेंज कर लो 273 में, केल्विन में। और निकालना क्या है? R का मान निकालना। M की वैल्यू भी तो दी हुई है बेटा, कितना दिया है? M की वैल्यू कितनी दी है? 342। फटाक से उठा के PV में रख दो। P का मान कितना? 3.2 इंटू V का मान कितना? 100 ml दैट इज इक्वल टू W का मान कितना है? 45। R का मान निकालना है। T का मान कितना है? 3 अपॉन आगे M की वैल्यू कहाँ है? M की वैल्यू 342। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। फाइनली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे बच्चे सॉल्व कर लोगे? ठीक है, अगले टॉपिक पर चला जाए। इसे कंप्लीट कर लो, फिर कल से न्यू टॉपिक होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वांट हाफ नियम समीकरण की सीमाएं। वांट हाफ समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वांट हाफ इक्वेशन। बोला जाए, वांट हाफ विलयनों के वांट हाफ विलयनों के वांट हाफ विलयनों के नियमों का केवल वे अवाष्पशील यौगिक का पालन करते हैं।
यौगिक का पालन करते हैं, जो विलयन में वियोजित नहीं होते हैं, जो विलयन में वियोजित नहीं होते हैं। वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए वांट हाफ के विलयन नियम लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वांट हाफ समीकरण के उपयोग, यूजेस ऑफ वांट हाफ। इसमें लिख लीजिए, अवाष्पशील यौगिकों के विलयनों के परासरण की गणना करना। नेक्स्ट पॉइंट, परासरण दाब ज्ञात होने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभारों की गणना करना। ये टॉपिक आज का आपका फिनिश। नेक्स्ट कल आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ाया जाएगा, और पढ़ना नहीं चाहोगे तो नहीं भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल आप लोग स्वतंत्र हैं, जो मन करे आपका वो आप रिजल्ट बताइएगा। कल आपको जो है हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम बताया जाएगा।